ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत। और चर्चा हम जो कर रहे हैं वो ये कि देश में और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं और स्थितियां जो हैं वो कई तरीके से विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन फिर ऐसे मामलों में क्यों ढिलाई बरती जा रही है और इन सब मामलों के बीच मोदी सरकार के 3 साल का गुणगान आखिर क्यों, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। बीजेपी से शील धाबाई जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब, सीपीआई से डीके छंगानी साहब और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर बालेंदु साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर पैनल की तरफ आना चाहूंगा। धाबाई जी, आपकी तरफ फिर से आना चाहूंगा। सवाल यह है कि सहारनपुर की घटना होती है और उसके बाद जब मोदी फेस्ट की ये परिपाटी शुरुआत की जाती है तो उसके अंदर एक निर्देश जो है वो मंत्रियों को दिया जाता है कि जहां भी मंत्री जाएं, जहां भी मोदी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अब तक 3 साल में काम किया है उनका गुणगान जहां करें, वहां पर दलित के घर पर भी जाएं और वहां पर खाना भी खाएं। तो क्या जिस तरीके से मंदसौर की घटना सामने आई है, क्या अब इस तरीके की भी कोई निर्देश दिए जा सकते हैं कि किसानों के घर जाके अब मंत्रियों को खाना खाना पड़ेगा? नहीं दुर्गेश जी, ये आदेश देने की कोई बात नहीं है कि आप दलितों के घर पर जाके खाना खाएं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। जब से जनसंघ का स्टार्ट हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, हमारे यहाँ जो भी विस्तारक कार्यकर्ता होते हैं या जो भी पदाधिकारी होता है वो अगर वहां पर जाता है, किसी शहर में पर्टिकुलर में जाता है तो वो किसी होटल में रुकने की जगह वो किसी कार्यकर्ता के घर पर ही रुकने की ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इसी तरह से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी को ये आदेश नहीं कह सकती, मैं सबको ये सुझाव दिया है कि जहां तक हो सके आप जो है होटल्स या कहीं बड़ी जगह पर रुकने की जगह आप कार्यकर्ताओं के घर पर रुकिए, क्योंकि हमारा जो मोदी सरकार का ये एजेंडा है कि हमें हर वर्ग को साथ लेना पड़ता है। हमारे लिए सारे वर्ग समान रूप से, चाहे हमारे तो गरीब के लास्ट कोने पर बैठे हुए तक के कार्यकर्ता को पहुंचने की उम्मीद की जाती है। और जहां तक अब बात चल रही है उपलब्धियों की मैं बात करूं, अभी ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात की थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले भ्रष्टाचार पर जो आक्रमण किया वो नोटबंदी की थी। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला, नोटबंदी के बाद में आज तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई है कि कितनी हमें फेक करेंसी लागू हुई। चौधरी साहब आपके पास आता हूं। चौधरी साहब आपके पास देश के प्रधानमंत्री ने किया, निश्चित रूप से गलत तथ्य बिल्कुल पेश नहीं करने देंगे। अगर आपने जिस दिन देश के लोगों के सामने किया था उस दिन आपने कहा था कि 50 दिन के बाद में हम आपके सामने तथ्य पेश करेंगे। 50 दिन के बाद में आज तक आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि आपके पास कितना काला दिन आया, आपके पास में कितनी वैकेंसी, कितना आपने जो टेररिस्ट है वो एनकाउंटर में आपने बंद किया। निश्चित रूप से गलत चीज है, वो चैनल पे बैठ के नहीं बोलने देंगे। अगर आपके पास में फैक्ट है तो आप इस बात को बताइए कि आपने कितना काला धन नोटबंदी के दौरान आपने पाया, कितनी वैकेंसी देश के अंदर से आपने चलन से बाहर की, कितना आपने टेररिस्ट पे अंकुश लगाया, ये पूरे तथ्य और आंकड़े बताइए। आप सिर्फ जुमलों के साथ में बात करने के लिए चैनल पे अपना समय जाहिर नहीं करने देंगे हम। आप इस बात को क्यों नहीं बताना चाहते? क्यों नहीं बताना चाहते? जब देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था, चौधरी साहब जवाब दे लेते हैं हम। धाबाई जी से हम जवाब दे लेते हैं। वहां से हम ले जाएंगे। 15वां पेपर से आपके प्रमुखों के नाम आते, 15वां पेपर से आप सुप्रीम कोर्ट में नाम है वो हम नहीं कर सकते। चौधरी साहब इन सब पे जवाब लेंगे, इन सब पे जवाब लेंगे। एक बार धाबाई जी से पूरी प्रतिक्रिया ले लें। वो क्या कहना चाह रही है एक बार वो सुन लेते हैं। बैंक के अंदर आपने प्रतिदिन कितने नियम बदलते गए और रीजनल बैंक की जो घोषणा है वो देश के प्रधानमंत्री ने कैसे की? रीजनल बैंक के आदमी है वो जाके वित्त कमेटी के सामने बयान देने से क्यों कतराते, क्यों नहीं वहां पे तथ्य पेश करते? इन बातों का जवाब दीजिए आप। सिर्फ इस चीज का नहीं कह सकते। आप ये बताइए, ये अथासा भारतीय जनता पार्टी की बोल रही है। आपके लोग, आपके नेता जनता से पीटे जा रहे हैं, आपके पास जाने के लिए जगह नहीं है, आपके नेता जनता से पिटे जा रहे हैं, आप बौखलाए हुए हैं। इसलिए आप इस मेले के द्वारा जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अगर आपकी उपलब्धियां होती तो जनता जय जयकार करती। इस देश के अंदर आपने इंटरनल गृह युद्ध की जो आपने ताकतों के तौर पे आपने काम किया है, यहाँ पे आप जिस धर्म के नाम पे, सांप्रदायिक रंग के नाम पे, चौधरी साहब एक बार धाबाई जी से एक बार प्रतिक्रिया पूरी ले लेते हैं। आपके पास भी मैं लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं। धाबाई जी हाँ बताएं।
देखिए ये इनकी हताशा बोल रही है। हताशा नहीं, आप तो जवाब दे दे। अगर आपको जवाब दे दे तो मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी, आप आज ही जवाब दे दे कि कितना काला धन आपने नोटबंदी से प्राप्त किया। देश की अर्थव्यवस्था जो चाइना से आर्थिक रूप में मजबूत होते, उस देश की अर्थव्यवस्था को आपने विचलित कर दिया। अगर इस देश के अंदर किसान नहीं होता तो आज आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो कोलैप्स हो जाती। देश की अर्थव्यवस्था को आपने भूल सिखा दी, तो चाइना से आगे होता, ये मुल्क आर्थिक रूप से सशक्त होता। वो आपने नोटबंदी करके लोगों ने जिस प्रकार से बात की, अरे क्यों डरते हो? क्यों 2 राज्य की सरकार राहुल गांधी के अकेले के पीछे पड़ती है? क्यों मिलने से तुम रोकते हो? क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? अरे नाटक करते हो, नाटक करता है मोदी, नाटक करते हो भाजपा। चलिए हम मुद्दे पर आए, हम मुद्दे से भटके ना, हम मुद्दे पर आए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर बालेंदु, आपसे जानना चाहता हूं, आंदोलन करे किसान, क्या स्थिति में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी? 10 दिन से समय की कमी है, समय की कमी है चौधरी साहब, समय की कमी है। जो धोखा किया आपने, वादा करके वादा खिलाफी की, उसकी सजा जनता जवाब देगी चौधरी साहब, जनता जवाब देगी। अगर कुछ गलत हुआ है तो जवाब देगी, जनता के सामने सबको जाना पड़ेगा। दुर्गेश जी अगर तथ्य नहीं बता सकते बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तथ्य बताने पड़ेंगे, आंकड़े बताने पड़ेंगे। 10 दिन तक किसानों बिल्कुल आंकड़े जनता भी पूछेगी चौधरी साहब, बिल्कुल जनता के सामने जाना पड़ेगा और जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, सारी पार्टियां जो हैं वो मिशन 2019 में लग गई है, 2018 में लग गई है, तो जनता को जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी सत्ता में दल रहा हो, उसको जनता के सामने तो आना ही पड़ेगा। कितना काम किया है, क्या नहीं किया, ये तो तोलेगी तराजू में जनता। बालेंदु साहब, आपके तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके के फिलहाल देश के अंदर सियासत चल रही है और जिस तरीके के हालात हैं, बड़े टेंशन वाले हालात हैं, क्या लगता है जिस तरीके से आंकड़ा बताइए, कितना काला धन आपने लिया, कितनी फ्रीक्वेंसी चलन से बाहर की, कितनी देखिए जनता देख रही है, तथ्यों पर भी हम आएंगे। हम मुद्दे को भटका है ना, जनता ये सब कुछ देख रही है। बालेंदु साहब आपसे जानना चाहूंगा, किसान के लोग मेरे बिल्कुल अगर जवाब नहीं दे सकते तो कितने जाइए, अगर आप जवाब से बचते हैं उठ के जाइए। देखिए चौधरी साहब, जनता जवाब मांगेगी, जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। चौधरी साहब इतना आक्रोश ना दिखाएं, बिल्कुल हम उन चीजों को मांगेंगे, हम एक तथ्य को मांगेंगे, जनता उस सारे तथ्य को मांगेगी, लेकिन एक बार उनकी बात सुन लें, वो क्या कहना चाहती है उसको सुन लें, हम मुद्दों से इधर उधर ना जाएं। बालेंदु साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, बालेंदु साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। जिस तरीके के फिलहाल देश में सियासत चल रही, जिस तरीके के मुद्दे देश के अंदर हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से बातें ये कही गई हैं? जवाब नहीं देंगे अगर आपके पास जवाब नहीं है, अगर आपके पास जवाब नहीं है, हम कोई नहीं होते रोकने वाले। चौधरी साहब एक बार, अगर आपके पास जवाब नहीं है बताइए। चौधरी साहब हम मुद्दे से ना भटके, हम केवल आक्रोश दिखा के हम ये जनता देख रही है, आक्रोश नहीं दिखाना है, हमें तथ्यों पर बात करनी है। जनता इन सारी चीजों को समझ रही है, अगर कुछ गलत हुआ है तो जनता इसका जवाब देगी। हम एक बार सीएम दाबाई जी को सुने तो सही, ये भारतीय जनता पार्टी के चैनल नहीं है तो महिमामंडल का जवाब नहीं दे, इस चैनल का जवाब देना पड़ेगा। ये आपके मन की बात नहीं है। एक बार हम जवाब ही मांग रहे हैं, चौधरी साहब जवाब मांग रहे हैं हम, लेकिन एक बार दाबाई जी को सुने तो सही। कितना लिया आपने, हम धाबाई जी को सुने तो सही, बालेंदु साहब जवाब देना पड़ेगा। बालेंदु साहब आपसे जवाब में चाह रहा था, जिस तरीके की फिलहाल स्थितियां हैं, चाहे पाकिस्तान से जिस तरीके के हमारे संबंध हैं, क्या लगता है क्या डायलॉग हमें करना चाहिए? क्या जो डायलॉग की जो अटल बिहारी जी ने एक परिपाटी शुरू की थी, क्या लगता है आपको, क्या एक बार वापस से अटल बिहारी जी के फॉर्मूले पे हमको आना पड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री वहां पे सेक्टर लगाते हैं, एक आदमी अपॉइंट करते हैं और उस बॉडी की। बालेंदु साहब क्या लगता है आपको, क्या फिर एक बार फिर से अटल बिहारी जी का जो फार्मूला है, क्या उसकी जरूरत है? देखिए, सभी सरकारें अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से काम करती हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जो विपक्ष में होता है वो सत्ताधारी दल से इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है और पूछने भी चाहिए।
सत्ताधारी दल का ये अधिकार कर्तव्य भी है कि वो विपक्ष को, क्योंकि ये इनको पता है कि हमारे पास जवाब है, ये सुनना नहीं चाहते, ये अपनी पूरी ढूंढ रहे हैं, इनके अपने पैरों की धरती खिंची हुई है, अपना आधार किस चीज की धरती बात कर रहे हैं? किसी भी डिबेट में आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जनता ये सारी चीजें देख रही है, आक्रोश व्यक्त नहीं करना है, आक्रोश व्यक्त करने के लिए मंच और भी है, लेकिन हमें आक्रोश नहीं दिखाना। अगर हम तथ्यों पर बात करें तो हम तथ्यों पर आएंगे। आपके छल्लावे को समझ रहा है। चलिए हम एक बार हम बालुंदु जी का सुने, क्योंकि क्या है, हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि किसी को आक्रोशित होना पड़े। तथ्यों पर भी हम आएंगे, लेकिन एक बार बालुंदु जी को सुन ले कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन डिबेट का एक तरीका होता है, डिबेट का एक तरीका होता है, सुनने का तरीका होता है। ऐसे लोगों को आप आगे बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे यहाँ से, हमारी पार्टी से कोई नहीं आएगा। ऐसे अच्छा मैसेज आप अपना स्तर बनाइए, इस जन टीवी का स्तर बनाइए, यहाँ पर गंभीरता से बातें सुनिए। मुझे लगता है कि इसमें ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए और डिबेट में इन चीजों से बचना भी चाहिए। जहां तक अभी वर्तमान सरकार और विपक्ष के बाद जो इस तरह की बात हो रही थी, मेरा ये मानना है कि सभी सरकारें अपने तरीके से अपने कार्यों का बखान करती हैं। एक बात, कांग्रेस ने भी पिछले 10 साल में जिस तरह से अपने कार्यों का किसी तरह से बखान किया, उस समय बीजेपी ने इनका विरोध किया। आज बीजेपी का जब काम हो रहा है तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। उस समय भी किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस समय भी करप्शन का समस्या थी, उस समय भी सीमा पर गोलाबारी हो रही थी। तो ये नहीं है कि आज ये कोई 3 साल में पहली बार प्रकट हो गई है, ये तो बहुत समय से चली आ रही है। ठीक है, समय समय पर कुछ चीजें मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और उन पर जनमानस थोड़ा सा अपने आप को फोकस भी करता है। आज असली मुद्दा है क्या? देखिए, यदि हम इस ओर देखें तो बेसिकली हमें इस बात पर बात करनी होगी कि सरकार ने 3 साल में क्या काम किए और विपक्ष को सरकार ने जो नहीं किया उस पर घेरना चाहिए, बजाय इसके कि विपक्ष ये तय करे कि सरकार ये क्यों नहीं किया, ये कैसे कर रही है। तो इससे क्या है, चीजें थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है। अभी हम यदि बात करें कि 3 साल जो कि हम आज इस डिबेट पर बैठे हैं कि राजनाथ जी राजस्थान आए हैं और मोदी सरकार के कार्यों के बारे में जो मोदी फेस्ट चल रहा है, जिस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, देखिए समय समय पर हर सरकार ने अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यों का बखान किया है और हर सरकार करती भी है। लेकिन जहां तक जन मुद्दों की बात है, जहां तक जन आक्रोश की, जहां समाज में शांति और सुरक्षा की बात है, उस पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वर्तमान समय में कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट होती जा रही है। सरकार पर जो आरोप ये लग रहा है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दे पा रही है, किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी विकराल होती जा रही है, उनको जो लागत मूल्य है वो मिल नहीं पा रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में कमियां हैं और ये सरकार को ध्यान देना होगा। और चूंकि ये आज पॉलिसी नहीं बनी, बरसों से बनी है, तो हमारे जो साथी मित्र हैं विपक्ष वाले और सत्ता पक्ष वाले, वो उन दोनों का सामूहिक दायित्व है कि बरसों से चली आ रही है। किसान कोई आज 3 साल में ही कंगाल नहीं हो गया है, किसान कोई 3 साल में ही आत्महत्या नहीं करने लगा है। ये उस समय महाराष्ट्र में तब भी सूखा था, तब पड़ा रहा था। आज हम यूपी की बात करते हैं, यूपी सरकार सत्ता में इसलिए आ गई कि उन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में माफ कर देंगे, और ये उस समय भी ये कहा गया था कि देश के सारे किसान इस तरह की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो है। और देखिए, कर्ज माफी का मुद्दा किसानों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जो वित्तीय भार पड़ता है, बैंकों की जिस तरह की स्थिति होती है, उसका एक अलग तरह का मामला है जिसको भी सरकारों को देखना पड़ता है। अब वो जमाने गए जब सरकारें आंख बंद करके घोषणाएं कर देती थी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखना होता है, और देश में हर आर्थिक क्रिया का आपकी विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा इतना आसान नहीं होगा कि देश की सारी सरकारें राज्यों में जो चल रही हैं वो किसानों के कर्जे माफ कर दें, लोक लुभावनी योजनाएं बना दें, और उसके बाद में सरकारें ये करने लगे कि भाई देखिए हमने आपके लिए कर दिया, आप हमें वोट दीजिए। अब वो जमाना नहीं है, समय भी नहीं है। अब तो विकास की एक राजनीति है, और विकास की राजनीति में वो नहीं हो सकता कि आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। आप वोट के लिए कार्य नहीं कर सकते, आपको जनता के लिए कार्य करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में तात्कालिक मुद्दे भी प्रभावी रहेंगे, सुरक्षा भी प्रभावी रहेगी, और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी प्रभावित रहेंगी। चंगानी साहब, एक बड़ा बात अभी डॉक्टर बालुंदु ने कही है, क्योंकि कर्जा माफ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें ग्लोबलाइज तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर कर्जा माफ किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मसला है, किसानों से जुड़ा ये बड़ा मसला है, सरकार चाह रही है कि
किसानों की जो आय है वो दुगनी कर दी जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, आर्थिक तौर पर उनको बढ़ाया जाए ताकि वो समृद्ध हो सके। लेकिन कर्जा माफ करना एक ऐसी परंपरा है जिससे हमारी वित्तीय स्थितियां तो खराब होती है देश की, उसके साथ साथ एक नए तरीके का एक परंपरा चली आती है। हर किसान जो है वो ये सोचने लग जाता है कि कर्जा ले लो और उसके बाद माफ हो जाएगा, तो एक गलत तरीके की परिपाटी होगी। और अगर एसबीआई बैंक के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी कहा इस चीज को कि एक गलत तरीके का परिपाटी जो है वो शुरू हो रहा है, उसकी वजह से बैंकों की स्थिति तो गड़बड़ हो ही रही और किसानों में एक नई तरीके की परंपरा जो है वो बढ़ रही है। तो वो एक बड़ा मसला, इसको भी सरकार को सोचना होगा क्योंकि सरकार को सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। देखिए, कर्ज माफी के बारे में आपने कहा और दो मुद्दे और उठाए आपने, नोटबंदी के और दलित प्रेम के बारे में। मैं दोनों तीनों के बारे में अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राय रखना चाहता हूं। जी, कर्ज माफी की जो मांग देश के अंदर में उठी वो मुख्य रूप से इसलिए उठी कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए। इस देश के अंदर में विदेशी कंपनियों के कर्जों को माफ किया गया, कांग्रेस ने भी किया और इस सरकार ने भी किया। जब देश के अंदर में बैंकों का एनपीए माफ कर दिया जाता है, जो अब तक अगर हिसाब लगाया जाए तो 60 लाख करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए जो है वो माफ कर दिया गया और अभी आज की तारीख में 14 लाख करोड़ रुपया अभी भी माफी के लिए तैयार है और सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि फिर से उसको माफ कर दिया जाए और वो सिर्फ इसलिए कि उद्योग चलते हैं। उद्योगों को चलाए रखने के लिए सरकार इतनी बड़ी रकम जब माफ कर सकती है तब किसान जागृत होकर के कहता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के वाले हम हैं, तो अगर हमारे ऊपर में कर्जा है तो उसको क्यों नहीं माफ करना चाहिए। हम उसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं। जब किसान कहता है कि मैं 60 साल तक काम करता हूं तो मेरे को भी पेंशन मिलनी चाहिए, असंगठित श्रमिकों को भी मिलनी चाहिए, ये बातें लेकर के स्वामीनाथन ने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर में बातें कुछ कही, उनको लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के बाद में भी लागू जब नहीं करते हैं तब उनको गुस्सा आता है। जब वो लागत मूल्य भी उसको नहीं मिलता है और वो खेल देखता है कि किस तरीके से जब फसल का टाइम आता है तब तो बाजार के दाम कम हो जाते हैं और जैसे ही फसल बाजार से गई फिर से बिचौलियों के माध्यम से वो भाव आसमान को छूने लगते हैं। तो इस व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए? अगर आप ये किसान को कहोगे भी तुम्हारे कर्जे माफ नहीं होंगे और खाली उद्योगपतियों के कर्जे माफ होंगे तो ये एक तरह से भेदभाव की नीति होगी। इसलिए हमारी पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि किसानों के कर्जे माफ किए जाने चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े। दूसरा प्रश्न दलित प्रेम का है कि जाके दलितों के साथ प्रेम करो। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मधुवाद से अपना पिंड छुड़ा सकती है? क्या जाति धर्म की जो परंपराएं हैं उनको छोड़ करके आज वो अपने इरादों को, अपने कामों को, उनका जो मूल एजेंडा है कि ये राष्ट्र एक धर्म का रहेगा, एक जात का रहेगा, हिटलर जैसे एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मेरा ही रहेगा, उसी नीति के ऊपर चलना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो देश है विभिन्न बोलियों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न पहनावों का देश है, विभिन्न खाद्यों का देश है। अगर लामा लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में गौ का मांस खा सकते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले खाते हैं, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? तो ये इस विविधता को अगर आप खत्म कर दोगे तो देश की हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, देश की एकता खत्म हो जाएगी। और जहां तक नोटबंदी का प्रश्न है, ये नोटबंदी तो सिर्फ इसलिए की गई थी कि मायावती का पैसा खत्म हो जाए, समाजवादी पार्टी का पैसा खत्म हो जाए, कांग्रेस का पैसा खत्म हो जाए और हम अंदर का अंदर अपने सारे पैसे जो हैं वो जो उठा करके और बदलवाते रहे, बाकी लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे और हम धनबाद एक बार शील धाबाई जी के पास आऊंगा। शील धाबाई जी के पास आऊंगा। शील धाबाई जी, क्या कहना है? दो बड़ी बात यहां पर निकल के आई है कि हम जो उद्योगों को बचाने के लिए तो हम कर्जा माफ कर रहे हैं, एनपीए माफ कर रहे हैं बैंकों का, और दूसरी तरफ जो रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था के किसान, उनके कर्ज माफ करने के लिए हम राज्य सरकारों के ऊपर हाथ डालने की बात करते हैं। यूपी में चुनाव थे, इस वजह से हम यूपी में तो कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन बाकी दूसरे जो राज्य हैं उनके कर्जा माफ करने के लिए हम जो है वो राज्यों की पाले में डाल देते हैं गेंद को। कहां तक उचित है? देखिए,
कि किसानों के जो कर्ज माफी की बात है वो वास्तव में राज्यों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इतने किसानों पर जितना कर्जा है वो केंद्र सरकार नहीं देती। रिजर्व बैंक ने भी बार बार यह बयान दिया है कि वो कर्जा माफ नहीं हो सकता। राज्य अपनी तरफ से जब संपन्न होते हैं, उनके इतना इनकम होती है, उनके पास इतना पैसा होता है, तो वो कुछ अंश जितना वो समझते हैं वो किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है और समय समय पर कर्जा ज्यादातर बैंकों का है, राज्य सरकारों को कर्जा नहीं है। राज्य सरकार ये गलत बात है। ये राज्य सरकार देगी ना। राज्य सरकार क्यों देगी? राज्य सरकार क्यों नहीं देगी? जब उद्योगपतियों का कर्जा केंद्र सरकार दे सकती है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं दे सकती? दुर्गेश जी, वो राज्य पर डिपेंड। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है। उनके कहने से क्या होता है? दुर्गेश जी, रिजर्व बैंक के जो है वो चेयरमैन, मैं आपके पास आऊंगा चौधरी साहब, एक बार आपके पास आऊं, उससे पहले बालेंदु जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। एक बार बालेंदु जी से प्रतिक्रिया ले लूं। बालेंदु जी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, छंगानी साहब ने एक बात की कि है ना मनुवाद, और ये मेरा ही मानना है कि किसी भी पार्टी को किसी उससे नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, विचारधाराएं सब पार्टियों की अपनी अलग होती है। सीपीएम और सीपीआई कार्ल मार्क्स और माओ की विचारधारा को लेकर के आज नहीं चल रही, बदलता है, समय के साथ साथ चीजें बदल जाती है। बिल्कुल, तो हमें एक टैग के साथ नहीं चलना चाहिए जो है वो नियम है, अनुवाद को लेकर चलेगी या नहीं चलेगी। तो फिर दलित प्रेम नहीं हो सकता छंगानी साहब, लेकिन सीपीआई भी तो देखिए, इस देश के अंदर किसान का मुद्दा है, जवान का मुद्दा है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। देश के युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर नहीं हो रही है। वहां पे मुद्दों से भटकाने की जो चीज हो रही है, चलिए राजनाथ सिंह जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जयपुर के दौरे पर हैं, वो क्या कुछ करें, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आपका इसलिए स्वागत करना चाहता हूं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं के दमखम पर ही जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं वह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं के बलबूते जन सामान्य का आपने विश्वास हासिल किया। 2013 दिसंबर में जब चुनाव हुआ तो श्रीमती वसुंधरा जी के नेतृत्व में आपने राजस्थान में जहां सरकार बनाई, वहीं पर जब 2014 का चुनाव हुआ उस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। भरपूर समर्थन दिया।